एपिसोड 10। कहानी अब आगे। पलक यशोदा से बोल देती है कि मैं बहुत खुश होंगी जिस दिन अक्ष जी ठीक हो जाएंगे। अभी यशोदा कुछ और कहती उससे पहले ही वहां पर शांति आते हुए बीच में ही बोल पड़ी। जिस तरह से आप उसका ख्याल रख रही है नहीं पलक, हमें तो पूरा यकीन है कि हमारा अक्ष बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शांति की बात सुनते ही यशोदा उसके तरफ अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके देखने लगी, जिसे देख शांति मुस्कुराते हुए बोली, प्लीज माँ, गुस्सा छोड़ दीजिए ना। तुम्हें तो समझाना यानी कि दीवार से सर फोड़ने जैसा बात होगा। इससे अच्छा यही है कि हम यहाँ से चले जाए। तुम्हें शौक होगा इस नौकर को अपने मुंह लगाने की, हमें कोई शौक नहीं है। हम तो बस इसे झेल रहे हैं। बोल वहां से निकल गई। यशोदा के जाने के बाद शांति पलक के पास आते हुए बोली, पलक आप माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बस जो जब मन में आता है बोल देती है। देखिएगा एक दिन माँ आपको जरूर अपना लेंगी। नहीं माँ, मुझे नानी की कोई भी बात का बुरा नहीं लगा। वैसे भी वो कुछ गलत थोड़ी ना बोली है। हम सच में आपके तरह बड़े पैसे वाले नहीं है। और हाँ माना ही हमें इन सब का कोई शौक है। मैं तो यहाँ तब तक के लिए रुकी हूँ जब तक कि अक्ष जी ठीक ना हो जाए, क्योंकि वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और हर वक्त हमारे साथ ही रहते हैं। तो इस समय में उनको छोड़ नहीं जा सकती हूँ, नहीं तो उनके दिमाग पर असर पड़ सकता है। अच्छा माँ, ये सब बातों के चक्कर में मैं जो काम करने आई थी वो तो भूल ही गई। दरअसल अक्ष जी को मैगी खानी थी तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी बनाकर लाती हूँ, पर मुझे तो पता ही नहीं है कि किचन है किधर। अच्छा तो आपको किचन जाना था, चलिए हम आपको खुद किचन ले चलते हैं। वैसे भी आप इस घर की बहू बन तो गई, पर अभी तक अपनी किचन का रस्म नहीं हो पाया है। प्लीज माँ, आप तो जानती है ना कि ये रिश्ता सिर्फ एक झूठ है। तो प्लीज आप मुझे जबरदस्ती इन सब रस्मों को करने के लिए मत कहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी रिश्ता बस झूठ की वजह से निभाऊं। अच्छा ठीक है पलक, हम आपको जबरदस्ती कुछ भी करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आप दिल से ये सब करें और हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब आप पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाएंगी। शांति की बात सुनकर पलक चुप रह गई, पर मन ही मन बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, शायद आपका ये सोच कभी सच नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मेरे और अक्ष के बीच की सच्चाई नहीं पता है। हम दोनों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत का, और शायद इस रिश्ते से आगे हम कभी बढ़ भी नहीं पाएंगे। वैसे भी अभी अक्ष मुझे अपना दोस्त मानता है, इसी वजह से मुझसे इतने प्यार से बात करता है, पर जिस दिन उसे सब याद आ जाएगा वो फिर से मुझे तकलीफ पहुंचने के बारे में ही सोचने लगेगा। क्या हुआ पलक, आप किस सोच में डूब गई? चलिए हम आपको किचन दिखा देते हैं। नहीं माँ, मैं बस कुछ ऐसे ही दिमाग में आ गया है, चलिए। पलक शांति के साथ किचन की तरफ चली गई। जब शांति किचन में पहुंची तो बड़े प्यार से पलक से बोली, ये लीजिए पलक, ये है हमारा किचन और आज से आप यहाँ की अन्नपूर्णा होंगी। भले ही आप ये सब नहीं मानती है, पर सच तो यही है ना कि आप हमारे घर की बहू है और आज आपकी रसोई की पहला दिन है। माँ, मैं अक्ष जी के लिए जल्दी से मैगी बना लेती हूँ, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। वैसे ही पहले से ही काफी लेट हो गया है। अच्छा ठीक है। ये बोलकर शांति किचन से बाहर की ओर चली गई। उसके जाने के बाद पलक चिढ़ते हुए खुद में ही बोली, क्या दिन आ गए हैं मेरे, कहाँ मैं उससे नफरत निभाने आई थी और कहाँ अब मुझे उसकी पत्नी बन सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। अब ये सब छोड़ पलक जल्दी से मैगी बना लेकर ऊपर पहुंच, नहीं तो वो खड़ूस फिर से शुरू हो जाएगा। इधर अक्ष बेड पर बैठे बैठे काफी बोर हो चुका था और चिढ़ भी रहा था कि पलक ने उसे कहा था बस 2 मिनट में वो मैगी लेकर आएगी, पर अभी तक वो नहीं आई है। पर वो मुझसे झूठ बोली है, मैं उससे कट्टी हूँ, अब मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। अब वो आएगी भी तो मैं मैगी नहीं खाऊंगा। ये बात वो खुद में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी पलक के पायल की आवाज सुनाई दी, और पायल का आवाज सुनते ही अक्ष जल्दी से बेड पर लेट ब्लैंकेट पूरे सर तक और सोने का नाटक करने लगा। पलक कमरे के अंदर आते हुए बोली, ये लीजिए अक्ष जी, मैं ले आए आपके लिए गर्मा गर्म मैगी, वो भी इतना स्वादिष्ट, लीजिए। अक्ष ब्लैंकेट के अंदर से ही बोला, नहीं मुझे अब मैगी नहीं खानी है, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम जाओ। पलक मन ही मन बोली, अब इसे क्या हो गया है? अभी तो बोल रहा था कि मैगी खाएगा और अब कह रहा है कि नहीं खाएगा। फिर बोली, क्या हुआ अक्ष जी, आप ऐसे पूरे सर को ढककर सोने क्यों लगे? चलिए उठिए, मैगी खा लीजिए, फिर दवा भी खानी है ना? नहीं मुझे नहीं खानी है। तुम बोली थी कि तुरंत आओगी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो इस वजह से आपा मुझसे नाराज है? वो मुझे बाहर नानी मिल गई थी इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, पर खा लीजिए ना, फिर दवाई भी खानी है ना? अक्ष ब्लैंकेट से अपना से निकाल उठकर बैठ चित्ते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं खानी है, मैंने बोला ना, अब तुम यहाँ से जाओ। अक्ष को 1-2 बार मनाने के बाद पलक को भी गुस्सा आ गया और वो भी गुस्सा करते हुए बोली, ये ड्रामा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आपको खाना है तो खाए, वरना बाहर में जाइए, मुझे क्या, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ ना, तो तुम्हें रोक कौन रहा है? तुम बहुत गंदी हो, तुमने मुझे डांटा। अच्छा तो आप जो तब से मुझसे लड़े जा रहे हैं उसका क्या? मुझे भी गुस्सा आता है। जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे बाहर नानी मिल गई थी इसी वजह से लेट हो गई, तो फिर
लेकिन नहीं, आपको तो फिर भी मुझसे लड़ना है ना। आप यहीं बैठिए, माँ जा रही हूँ और सच बता रही हूँ, अब मैं अपने घर भी चली जाऊंगी। पलक जैसे ही ये बोल आगे बढ़ी कि वो अपने घर चली जाएगी, वैसे ही अक्ष झट से उसकी कलाई पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि पलक का पैर स्लिप हो जाता है और वो जाकर अक्ष के ऊपर गिर पड़ती है। जैसे ही पलक अक्ष के ऊपर गिरती है, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती है और वो दोनों कुछ देर बस यूं ही एक दूसरे को निहारते रहते हैं। तभी पलक को याद आता है कि वो अक्ष के ऊपर है, और ये बात याद आते ही वो झट से उसके ऊपर पर से उठते हुए चित्ते हुए बोली, ये क्या था अक्ष जी, आपने मुझे ऐसे खींचा क्यों? अभी मैं गिर जाती तो। अक्ष झट से अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए बोलने लगा, सॉरी दोस्त, प्लीज तुम मत जाओ, मैं ये मैगी खा लूंगा, पर तुम अपने घर मत जाओ ना। पलक मन ही मन बोली, क्या अजीब है, ये भी एक पल झगड़ता हबार दूसरे ही पल सॉरी भी बोल देता है। काश कि इसका दिमाग पहले भी इतना ही सही होता। खैर ये सपना है जो सच नहीं हो सकता। फिर बोली, अच्छा ठीक है, अगर आपने यह मैगी खा ली तो मैं नहीं जाऊंगी, पर आपको भी वादा करना पड़ेगा कि आगे से आप ऐसे किसी भी बात पर मुझसे झगड़ेंगे नहीं। तो करेंगे वादा? अक्ष झट से पलक के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए वादा कर बोला, पिंकी प्रॉब्लम, अब से मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ा करूंगा। फिर पलक ने अक्ष को वो मैगी की कटोरा देते हुए बोली, लीजिए अब खालिए, इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। फिर देखी कि अक्ष की हाथों में तो पट्टी लगी हुई है, तो बोली, आप खाएंगे कैसे, आपके हाथों में तो चोट लगी है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही आपको खिला देती हूँ, चलिए अपना मुंह खोलिए। पलक के कहने पर अक्ष ने भी अपना मुंह आगे बढ़ा दिया और पलक चम्मच से उसे मैगी खिलाने लगी। ये सब बाहर ही खड़ी शांति देख देख मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से सानिया आते हुए धीरे से बोली, क्या बात है माँ, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी है और मुस्कुरा क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही इन दोनों की ऐसे बच्चों की तरह झगड़ा देखकर मन पता नहीं बहुत खुश हो गया। इतने बड़े होने के बावजूद भी ये दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अक्ष तो इस समय खुद को बच्चा ही समझता है, लेकिन पलक भी उसके साथ एकदम छोटी बच्ची बन जाती है। मुझे तो लगता है इन दोनों की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है। माँ ये सब तो ठीक है, पर आप तो जानती ही है ना कि इस समय भाई अपनी याददाश्त भूल चुका है, और जिस समय उसे सारी बातें याद आएंगी तो फिर से पलक से नफरत ही करेगा जैसे पहले करता था। जानती हूँ सानिया, पर पता नहीं मेरा मन क्यों करता है कि पलक ही हमारे घर की बहू बने और हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहे। जब से उससे मिली हूँ मुझे कभी भी वो अजनबी सी नहीं लगी, हमेशा अपनी सी ही लगती है। उसकी सूरत को देखो, कितनी इनोसेंट सी लगती है। इस पर सानिया भी मुस्कुराते हुए कह पड़ती है, हाँ माँ ये बात तो सही है, इस लड़की में बात तो कुछ जरूर है, मैं भी जब इससे बातें करती हूँ तो मुझे भी ये अपनी सी ही लगती है। सानिया भी अपनी माँ के साथ खड़ी होकर उन दोनों को देखने लगती है, फिर कुछ देर बाद वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पलक भी अक्ष को दवा देकर बोलती है, अब आप सो जाइए, मैं भी सोफे पर जाकर सो जाती हूँ, फिर हम कल खेलेंगे। ये बोल जाने लगी। पलक को सोफे की तरफ जाते हुए देख अक्ष झट से उसके साड़ी का पल्लू को पकड़ते हुए जिद करते हुए बोलने लगता है, नहीं दोस्त, तुम मेरे साथ ही सोओगी, मुझे अकेला डर लगता है, मैं अकेला नहीं सोऊंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं अक्ष, देखिए आप तो काफी बहादुर हैं ना, और बहादुर बच्चा किसी से नहीं डरता है, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना, आप आराम से यहाँ सो जाइए, और फिर मैं यही सोफे पर ही तो हूँ, जब भी आपको डर लगे आप मुझे जगा दीजिएगा। चलिए अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाइए। प्लीज दोस्त मेरे पास ही सो जाओ ना। मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मुझे बहुत डरावनी डरावनी चीजें दिखाई देने लगती है, फिर मुझे डर लगने लगता है। अगर तुम मेरे पास में रहोगी तो मुझे डर नहीं लगेगा, प्लीज। पलक अक्ष की बार बार रिक्वेस्ट सुनकर मन ही मन बोली, अब मैं क्या करूं, ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। वैसे भी इसे कहाँ कुछ पता है, शायद सच में इसे बहुत डर लगता है अकेले सोने में, और बेड भी तो काफी बड़ा है, अगर सो गई तो कुछ नहीं होगा। ये सोचकर बोली, अच्छा ठीक है आप ले जाए, मैं भी यहीं पर सो जाऊंगी। पलक के हाँ कहने पर अक्ष काफी खुश हो गया और हंसते हुए ताली बजाते हुए कहने लगा, दोस्त यहीं सोएगी, बड़ा मजा आएगा। पलक भी उसकी बात सुन मुस्कुराने लगी, फिर बेड पर चढ़ गई। इधर मोहन रात में अपने घर में अकेले बैठकर रोज की तरह दारू पिए जा रहा था और सोचे जा रहा था कि अब वो उस आदमी को पैसे कहाँ से ला कर देगा। उसे अभी तक कुछ दिमाग में नहीं आया था, इसीलिए वो बैठकर दारू पी रहा था कि तभी अचानक से उसके मोबाइल की घंटी अचानक बजी और वो झट से अपने जेब से मोबाइल निकाल बिना नंबर देखे ही कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो कौन है बे? मोहन नशे में बोला। उधर से अवधेश जी बोले, अरे मोहन मैं बोल रहा हूँ, और तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी आवाज बड़ा अजीब लग रहा है। मोहन अवधेश की आवाज सुनते ही झट से मोबाइल कान पर से हटाते हुए मन ही मन बोला, अरे बाप रे ये तो सेठ जी है, पर इस टाइम इसे मुझे क्यों फोन किया है, अक्ष ठीक तो होगा। फिर जल्दी से मोबाइल कान पर लगाते हुए अपनी आवाज खराब बनाते हुए बोला, वो सेठ जी मेरा आवाज थोड़ा खराब हो गया है, इसीलिए शायद आपको आवाज चेंज लग रही होगी। क्या हुआ मोहन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या सेठ जी, हम लोगों का तो ऐसे ही होते रहता है,
अब ये सब छोड़िए और बताइए क्या कुछ काम है आपको। अरे हाँ, मैं तो इन सबा चक्करों में बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात है सेठ जी? मोहन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। ये क्या बोल रहे हैं सेठ जी? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ हम जैसे छोटे नौकर, आप हमें क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि भले ही तुम हमसे हैसियत में छोटे हो पर तुम्हारी परवरिश मुझसे कई आगे है, और मुझे तुम्हारी परवरिश पर गर्व है। अवधेश जी क्या बोल रहे थे? मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं सेठ जी? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी जो तुमने हमें दी है वो बहुत ही अच्छी और समझदार है। जब से अक्ष के साथ वो हादसा हुआ है तब से पलक ने उन्हें काफी संभाला है और उनके साथ इस घर को भी संभालने लगी है, वो भी माँ जी की उतनी कड़वी बातें सुनकर। अवधेश की बात सुनते ही मोहन की एकदम से हक्का बक्का रह गया और उसके हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया। वो सन रह गया कि अभी सेठ जी पलक की बात कर रहे थे, फिर वो खुद में ही बोला, पर ये कैसे हो सकता है? वो तो किडनैप हो गई थी, फिर वापस लौट कर नहीं आई थी। तो फिर वो अचानक से वहां पर कैसे पहुंच गई और अक्ष को क्या हो गया? एक दो दिन में वहां क्या नहीं गया, इतने में ही क्या सब हो गया? लेकिन ये मनहूस वहां पहुंची कैसे? मुझे ये बात अब भी समझ में नहीं आ रही है। मुझे कल सुबह सुबह वहां जाकर सारा बात पता लगाना ही होगा, कहाँ से ये मुसीबत फिर से मेरे गले पर गई। इतना अच्छा था कि वो हमारी जिंदगी से चली गई थी, पर नहीं, उसे तो शुरू से ही मेरा सर खाना अच्छा लगता है। इधर अवधेश मोबाइल पर हेलो हेलो करता रह गया, फिर कुछ देर के बाद बोला, अलगता है शायद नेटवर्क चली गई। कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। ये बोल वो अपने कमरे के इधर चला गया। लेकिन अब तो मोहन की नींद ही उड़ चुकी थी, उससे रहा ही नहीं जा रहा था। लेकिन वो भी तो सेठ के घर नहीं जा सकता था। बस किसी तरह से वो अपने आप को रोके रखा था। अगली सुबह पलक सोई हुई थी, लेकिन अक्ष की नींद टूट चुकी थी। चूंकि अभी सुबह के 4 ही बज रहे थे, इसीलिए बाकी के लोग भी अभी नहीं ही जगे थे। अक्ष जैसे ही अपना आंखें खोला, सामने पलक का मासूम चेहरा को देख बस देखता ही रह गया, और बिना उसे कुछ कहे बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। तभी पलक को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, और इसीलिए उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। सामने अक्ष को खुद को निहारते देख हैरान होकर बोली, आप इतनी सुबह सुबह ही उठ गए, और आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का मन किया, सो मैं देखने लगा। क्या मुझसे गलती हो गई? अक्ष बच्चे वाली आवाज में बोला। पलक मन ही मन बोली, ये भी ना कितना फर्क आ गया है इसकी बर्ताव में। पहले ये मुझे नफरत से देखता था, लेकिन अभी मेरे चेहरे को देखने के लिए मुझसे पूछता है कि गलती तो नहीं की। तभी अक्ष झट से उठकर बेड पर बैठते हुए अपनी दोनों कान को पकड़ते हुए बोला, सॉरी दोस्त, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। पलक अक्ष की बातों पर हंसने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आपने कोई गलती नहीं करी है और मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। चलिए अब जल्दी से चलकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ये बोल जाने लगी, तभी अक्ष बोला, नहीं दोस्त, आज मैं भी बाहर सबके साथ बैठकर नाश्ता करूंगा। मैं यहाँ कमरे में अकेले बैठ बैठकर बोर हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप तब तक रेडी होइए, फिर बाहर आ जाएगा। मैं तब तक नाश्ता बनाने जाती हूँ। ओके ओके। पलक कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद मोहन दौड़ता हड़बड़ाता हुआ इतनी सुबह सुबह वहां जा पहुंचा। वो जैसे ही घर के अंदर घुसा, सामने से पलक को आते देख उसका तो मानो हाथ पैर ही सुन्न पड़ गए हो। वो पलक को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था, और उसे मारने की सोचकर आगे बढ़ा ही था कि तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने ही वाला था। लेकिन तभी अवधेश वहां पर आकर उसे संभालते हुए बोला, अरे मोहन, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? सेठ जी, अब मैं क्या करूँ? आपसे जब से बात हुई और आपने बताया कि छोटे मालिक की तबीयत खराब है, तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं उन्हें देखने सुबह सुबह चला आया। तभी पलक की नजर भी मोहन पर पड़ गई, और जैसे ही उसने अपने पापा को सामने देखा, झट से दौड़ते हुए उनके पास आकर उनके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेना चाहिए। पर तभी मोहन झट से अपनी पैर पीछे कर अक्ष को देखने के लिए चला जाता है। ये देखकर पलक को काफी दुख होता है, पर वो ये बात भी जानती है कि मोहन ने उसे कभी भी अपनी बेटी माना ही नहीं, सिवाय मनहूस के। मोहन जल्दी से अपने कदम बढ़ाते हुए अक्ष के कमरे में जा पहुंचा, साथ में शांति और अवधेश भी थे। अक्ष अभी अभी फ्रेश होकर बाहर आने ही वाला था, तभी मोहन झट से उसके पास जाकर उसके गले से लिगड़े हुए बोलने लगा, क्या हो गया मेरे बच्चे को? तुम डरो मत बेटा, देखना तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। मोहन की बात सुनकर शांति और अवधेश खुश हो जाते हैं, पर अक्ष बच्चे वाली आवाज में ही मोहन को अपने से दूर करते हुए कहता है, मैं आपका नहीं, अपने माँ और डेड का बेटा हूँ। ये बोल शांति के पास चला जाता है। उसकी बातों को सुनने के बाद मोहन को याद आता है कि उसने ये क्या बोल दिया, और जल्दी से फिर बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब था कि आप सेठ जी के बेटे हैं ना, इसीलिए हम सबही के बेटे हो ना।
हाँ मोहन जी, ये आपका भी बेटा है। आखिर बचपन से आपने भी तो इसे अपनी गोद में खिलाया है। मोहन शांति की बात सुनकर बस मुस्कुरा देते हैं और मन ही मन गुस्से से पलक को कहता है, जैसे ही वो मनहूस मेरे बेटे की जिंदगी में आई उसके आते ही अपसगुन हो गया। ये तो होना ही था, उसके पैर ही इतने खराब, जहां भी जाती है बस दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं देती है लोगों को। पर उसके वजह से मैं अपने बेटे को मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिस वजह से वो यहाँ से निकल जाए और हमेशा हमेशा के लिए कहीं जाकर मर जाए मेरी बला से। तभी शांति जी कहती है, क्या सोच रहे हैं आप मोहन जी? आप पलक के बारे में ही ना सोच रहे हैं? वो बड़ी ही प्यारी बच्ची है, जब से अक्ष के साथ ये सब हादसा हुआ है तब से वो उसका बहुत ही ख्याल रखती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अपने अगले एपिसोड